हाय फ्रेंड्स। तकलीफें थोड़ी कम होती जा रही है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ें खुलती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमी रिवाइव हो गई है। इसलिए रिवाइव हो गई है क्योंकि शराबों के ठेके खुल चुके हैं, शराबों की दुकानें खुल चुकी हैं। और शराबियों को लोग इतनी गालियां देते थे, अब पता चला है कि शराबियों की वजह से सब कुछ फिट हो गया है। बिकॉज इतने बाहर इतना पैसा निकाला उन्होंने, इतना पैसा निकाला बाहर कि इकोनॉमी ठीक हो गई शराबों की दुकान से। चलो मुबारक हो इन सबको। आज जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी दुख भरी है, बिकॉज उसका जो बेस है, जिससे एक बहुत बड़ी कहानी बनी, पिक्चरें बनी, बहुत अरबों रुपये कमाए गए पिक्चरों से, उसका एक दिन, जिस दिन वो हुआ है, उससे एक नया वर्ड निकला था। 1912 15 अप्रैल को सुबह 5 साढ़े 5 अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, जब एक नया वर्ड निकला दुनिया में। उसे कहते हैं टाइटैनिक ब्लंडर। मतलब बहुत ही जो बड़ी भूल चूक आप करते हो, उसको टाइटैनिक ब्लंडर कहते हैं। मतलब इससे बड़ा ब्लंडर आप नहीं कर सकते जिससे आपकी जिंदगी जाएगी। टाइटैनिक ब्लंडर मतलब आप गए। इस वर्ड को कॉइन करने के लिए उस वक्त $3 मिलियन लगे थे, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ था। आज की तारीख में वो 290 मिलियन पाउंड होता है। डॉलर 3 मिलियन पाउंड लगे थे, 290 मिलियन पाउंड हो जाते हैं आज की तारीख में, जैसे खर्चा हुआ था। चलो उसकी एक्चुअल कहानी क्या है। एक शिप बनी थी 3 मिलियन पाउंड में। एक बेलफास्ट की कंपनी है जहां वो शिप बनी थी, और इंग्लैंड के ब्रिटिश कंपनी थी, कनॉट सेल्स आई थिंक उसका नाम था। और वो शिप आयन की बनी थी और बहुत बेहतरीन लग्जरी लाइनर बनी थी, जिसमें 1500 या 2200 लोग जा सकते थे उस शिप के अंदर अक्रॉस द अटलांटिक। और सबसे खासियत थी, टोटली लग्जरियस शिप थी। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स भी थे, सेकंड थर्ड क्लास के पैसेंजर्स थे। और ये शिप अपने मेडिन वॉयज साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क जा रही थी। और मेडिन वॉयज पे अनसिंकेबल शिप, जो शिप कभी डूब नहीं सकती, वो डूब गई। आज तक लोग इस बात के अचंभे के हुआ क्या था। एक आइसबर्ग था, आइसबर्ग को जाके शिप टकराई। मगर कहते हैं कि अगर आइसबर्ग को सीधी टकराती, यानी कि जिस तरह से जा रही थी, अलार्म रेज होता और वो स्पीड कम करते और आइसबर्ग को सीधी टकराती, तो शायद वो सिंक नहीं होती। मगर जब वो जो ऊपर उनके जो कैप्टन थे, उनको ये बात असिस्टेंट आई थिंक जूनियर जो कैप्टन थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि शिप आइसबर्ग है, शिप को मोड़ा जाए अवॉइड करने के लिए। तो जो मोड़ने गए तो उसमें ना साइड से पूरी साइड रगड़ दी आइसबर्ग को ना। उससे टूटा नहीं, वो डेंट हुए और पानी अंदर चला गया। और मैथमेटिकल एरर से ये शिप गई है, क्योंकि नीचे के 4 कंपार्टमेंट तक अगर पानी होता तो नहीं ये डूबती। ये 5वें कंपार्टमेंट में तक पानी आ गया था। जब 5वें कंपार्टमेंट में पानी आ गया तो शिप ऐसे टिल्ट होने लग गई, पानी नीचे अंदर तक चले जाने लगा। अचंभे की बात है कि उस शिप में लाइफ बोट जो थी, वो सिर्फ आधे लोगों के लिए थी। यानी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी ऐसा कुछ होगा। तो कभी सोचते, मतलब सोच के बाहर था, हो ही नहीं सकता। और पहले वॉइस में गई है वो, पहली वॉइस में। इसके लिए उसका वर्ड होता है टाइटैनिक ब्लंडर। जब वो कहते हैं ना टाइटैनिक ब्लंडर, सबसे बड़ी बात है उस तरह का उन्होंने जो स्टील भी यूज किया था, जो बॉल्स भी यूज किए थे, वो भी मैलिएबल नहीं थे, वो तो बेंड नहीं होते थे, वो क्रैक भी हो गए थे, वो लगने से क्रैक हो गए थे। अभी तक इस बात का डिस्प्यूट रहता है कि अगर सीधी लगती तो शायद ये कभी शिप डूबती। आसपास शिप्स थी, एक शिप थी आसपास जो उसने उनका सिग्नल देखा नहीं। और 2 घंटे 15 मिनट में स्ट्राइक होने के बाद ये शिप डूब गई और 1500 लोग उसमें मरे थे। 1500 लोग, जिसमें बहुत रईस लोग भी थे, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग थे। और कईयों बड़ी रईस लोग ने मिस भी की थी, गए नहीं थे, बाय चांस उनकी जिंदगी बच गई। आज तक इस ब्लंडर को बहुत बड़ा माना जाता है। इन एवरी कमर्शियल एयरलाइन शिप बिजनेस देखते रहते, चेक करते रहते हैं कि क्या कैसे कभी ये हादसा फिर नहीं हो। और एक्चुअली ये हादसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि अब लोग समझ गए कि एक्चुअली क्या हुआ था। एनीवे, जब ये हादसा हुआ था 1912 में, और इसके बाद इसकी एक बहुत मशहूर फिल्म बनी थी, जिसने दुनिया के हर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को कॉन्कर किया था। और ये बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स कॉन्कर करने के लिए उस फिल्म की जो मैं बातें आपको बताऊंगा और कितनी मुसीबतों से उस प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई थी, वो सुनने लायक है।
इसी स्टोरी को इंस्पायर करके, ओरिजिनल स्टोरी को देख के एक फिल्म मेकर बहुत इंस्पायर हुए थे। और एक्चुअली वो इंस्पिरेशन तब हुआ था जब उन्होंने वो रेक देखा था, टाइटैनिक का रेक, और जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसके बारे में, एक एक डिटेल पता लगाया उन्होंने, एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड अबाउट द होल थिंग। फिर उन्होंने उस डिजास्टर को, एक शिप जो हेडेड फॉर डिजास्टर, एक स्टोरी आप बना रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसका नाम है टाइटैनिक, जो शिप के बारे में सब जानते हैं कि दिस इज अ डिजास्टर। अब उसको मिलाया कैसे जाए, उसको मतलब इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक लव स्टोरी अंदर क्रिएट की विच वॉज अ वॉर बिटवीन क्लासेस, अमीरी और गरीबी के बीच में, विच इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। दोनों चीजें साथ में डिजास्टर की तरफ जा रही हैं, और व्यूअर को बिगनिंग से पता है कि ये डिजास्टर है, और ये लव स्टोरी भी डिजास्टर है, और शिप भी कहां जा रही है हमें पता है। जेम्स कैमरून कमाल के डायरेक्टर हैं, ही इज द पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट दी तो लोगों को तो हंसने लग गए थे हॉलीवुड वाले कि यार 3 घंटे 15 मिनट की लव स्टोरी दिखाना चाहता है वो आदमी जिसने बनाया टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2 उसके साथ, द आर्नल्ड स्क्वार्ज़नेगर के साथ, आग बुगरली, बोले कितनी बार फाइट्स है, कितनी आग है, कहता कुछ नहीं है, इट इज अ डिजास्टर मूवी विद अ लव स्टोरी। सब हंसने लग गए थे। एनीवे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते थे तो उन्होंने बजट पास किया था 200 मिलियन का उसके लिए। और जो तकलीफें उस फिल्म को बनाते हुए, वो 120 डेज ओरिजिनल शूट था, वो 160 किया, फिर 180 शूट किया, $200 मिलियन की ये फिल्म बनी, जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा था कि ये कुछ नहीं, 100 मिलियन लॉस है। सब लोग अपने अपने बोरे बिस्तर बांध रहे थे। दैट वाज द हाल। इससे कॉस्टली फिल्म उस वक्त बनी नहीं थी। लियोनार्डो काप्रियो इसके हीरो थे, और जब वो टेस्ट के लिए आए तो उन्होंने लव सीन देख के छोड़ दिया। 21 साल की उम्र में भी उसको इंटरेस्ट नहीं था। मगर जब जेम्स कैमरून ने उसको स्क्रीन पे देखा तो उसको जो लड़का चाहिए था फिल्म के अंदर वो उसको मिल गया। और हीरोइन के रोल के लिए उसने बहुत बड़े बड़े नाम देखे थे, मगर एक लड़की थी, ब्रिटेन की हीरोइन थी केट विंसलेट, वो उनको परस्यू करने लग गई उस रोल के लिए, डे एंड नाइट। और वो समझ गया, फिर उसको टेस्ट पे बुलाया उसने वो टेस्ट किया। फिर इन्होंने, उस कैरेक्टर का नाम था रोज, तो रोज नाम था लड़की का, और उन्होंने एक रोज डाल के थैंक यू नोट करके रोज उनके घर पे उनको भेजा था। जेम्स कैमरून को कहा था कि मैं ही तुम्हारी रोज हूं, और दिन रात पिचिंग करती थी उसके लिए, दिन रात। उनको भी वो स्क्रीन टेस्ट बहुत अच्छा लगा था जेम्स कैमरून। अल्टीमेटली यही 2 कास्ट हुए थे इस फिल्म में। फिल्म की हिस्टोरिक्स ये है कि 1997 में इन दिसंबर ये फिल्म रिलीज हुई वर्ल्ड वाइड, और धीरे धीरे स्टार्ट लिया, और करते करते इसने $2.18 बिलियन कमाए फिल्म ने। और आज तक हम इस फिल्म को देखते हैं और शॉक्ड होते हैं कि क्या है। अच्छा, स्टोरी स्क्रिप्ट उन्होंने इस तरह से की थी कि एक यंग लड़के को ले आए थे शिप के अंदर, जिसको कुछ नहीं, मतलब गरीब था, मतलब पेंटिंग करता था, अपने पैसे आज यहां जी लिया, कल वहां जी लिया, कल वहां जी लिया। और एक लड़की है जो एंगेज हो गई है किसी बहुत ही अमीर के आदमी के साथ, वो शिप में है, और दोनों का प्यार दिखाया है। और उसने जिस तरह से वो कैनवस को स्केच किया है, और जिस तरह से उसने कैनवस को सजाया है पूरी फिल्म को, सेट लगा था, इन्होंने सेट्स लगाए थे इन वेरियस स्टूडियोज इन ब्रिटेन ऑल्सो, इन अमेरिका ऑल्सो, जिसमें उन्होंने डे नाइट शूटिंग की थी। पानी में 5-5 लाख 10-10 लाख लीटर गैलन पानी जमा होता था। ओरिजिनल शिप का एक रेप्लिका बनाया था, बहुत सारे ओरिजिनल आइटम्स उन्होंने कलेक्ट किए थे, और इस तरह से उन्होंने पूरा स्केच ऑफ द फिल्म वापस पूरा स्ट्रक्चर गया था। जेम्स कैमरून के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो इतना चीखता चिल्लाता है काम करते वक्त कि लोग डर जाते थे, और लोगों की सैनिटी हिल जाती थी कि जिस तरह से वो काम कराता था। वो अपनी परफेक्शन के लिए इतना पागल हो गया था, और दिमाग में उसकी भरी थी पिक्चर, तो उसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता सेल्यूलॉइड पे, वो वही जानता था, किसी और को तो समझ ही नहीं आता था। उससे सब पात्र थे इनटू स्क्रीन पे, उसको क्या देख रहा था वो उसे समझ आता था। जो उसकी टेक्निकलिटीज थी, जो इसकी डिटेलिंग थी, वो इतनी कमाल की थी कि आज तक वो सबने, मुझे लगता है, पिक्चर देखी होगी, तो ज्यादा इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना। माई हार्ट विल गो ऑन एक सिलीन डियोन का गाना था, जो उस फिल्म के एंड रोल क्रेडिट्स में आता है, जिसे मैं कहता हूं डेथ सॉन्ग, क्योंकि जब मौत नजर आती तो गाना आप सुन लो तो आपको सिर्फ मौत ही नजर आती है। गाना बेहतरीन है, नंबर 1 पे रहा जिंदगी भर, मतलब काफी सालों तक। मगर जब मैं सुनता तो ऐसा लगता है अब मरा के अब मरा, अब डूबा के अब डूबा। एनीवे, ऑल थिंग्स असाइड,
इट वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म। मैं गया था 1997 शोज पे, जावेद जाफरी हम दोनों थिएटर में चले गए थे, और मैं फ्लाइट से अभी आया था, कुछ 16-17 घंटे की फ्लाइट थी वो इंडिया से, तो मैं आधी टाइम मैं सो गया था थिएटर में, 3.25 घंटे में। थिएटर में मैंने देखी नहीं पिक्चर पूरी तरह से, मगर जब मैं इंडिया वापस आया तब मैंने पूरी पिक्चर उस वक्त देखी, और आई फाउंड इट वंडरफुल। ह्यूज कैनवस, ह्यूज स्क्रीन, आज तक वो मंजर भूलता नहीं है जब वो डॉल्फिन ऐसे कूद रही हैं और शिप जा रही है और वो लड़का लड़की ऐसे उड़ रहे हैं उसके ऊपर, और जो लव इमेजेस उन्होंने क्रिएट किए, लोग पागल हो गए थे। एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ फिल्म मेकर, कि क्या फिल्म बनाई है। अब इसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं, इसका ड्रामा भी कर सकते हैं, इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। बिग बॉस के हमारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच ऑन अ स्टेज ऑल्सो, क्योंकि ये आजकल बड़े बड़े स्टेज प्रोडक्शंस भी हैं। तो ये स्क्रिप्ट बनी बनाई लेके, बिग बिग डिजास्टर चीजें लेके आदमी बहुत बड़े बड़े स्क्रीन प्ले डाल सकता है। बिकॉज फिल्म प्रोडक्शन नए लोगों के साथ करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कलेक्शन हो ना हो। तो इसके लिए मैं तो बोलता हूँ स्टेज प्रोडक्शन कर लीजिए, म्यूजिकल कर लीजिए, इट बिकम्स क्वाइट गुड। और म्यूजिक तो मैं दे ही दूंगा, म्यूजिक का क्या है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे पास है। एनीवे, आपने अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखना टाइटैनिक। आपको एक शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब सुनते हैं एक गाना।